Hello everyone, this is Preet Kawal. I'm a lecturer, and today I will be discussing with you the subject details of EDC, that is electronic devices and circuits, and in that particular subject I'll be discussing with you the topic of OPAMP, that is operational amplifier. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में कि उसमें हम किस तरीके से ओपैम्प को यूज़ करते हैं, ओपैम्प क्या होता है, उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन कौन सी पिन पे कौन कौन सा सिग्नल है और उसे हम कैसे इनपुट प्रोवाइड करते हैं, और उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक सिंबल क्या है, कैसे हम उसे वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सी वोल्टेजेस उसे चाहिए. तो दिस वाज ऑल दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम्प और उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन. राइट. सो ब्लॉक डायग्राम में अगर हम देखें तो सबसे पहले है हमारे पास इनपुट स्टेज. तो इनपुट स्टेज में आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे हम लोग दो तरह की इनपुट्स उसे प्रोवाइड कर रहे हैं. एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और दूसरी इन्वर्टिंग इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं. अब नॉन इन्वर्टिंग इनपुट मीन्स जो पॉजिटिव इनपुट प्रोवाइड करते हैं हम, बिकॉज जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये एक तरीके का डिफरेंशियल एम्पलीफायर. इट इज़ अ ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर. जब इनपुट स्टेज की हम लोग बात करते हैं तो उसमें ये दो इनपुट्स बैलेंस्ड आउटपुट मतलब दो ही आउटपुट्स देता है और एक तरीके के डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है. डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मतलब है जो भी इसको दो इनपुट्स दी जाती हैं, ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इनपुट है और एक नेगेटिव टर्मिनल पे दी जा रही है. दोनों इनपुट्स एक पॉजिटिव टर्मिनल पे दे रहे हैं हम और दूसरी नेगेटिव टर्मिनल पे दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके बीच में सब्ट्रैक्शन होगी तो डिफरेंस उनका देखा जाएगा. तो उस डिफरेंस को एम्पलीफाई करने वाला जो डिवाइस है उसे हम बोल रहे हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर. उसके बाद जब हम इंटरमीडिएट स्टेज पे जाते हैं तो इंटरमीडिएट स्टेज पे ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है. और अनबैलेंस्ड आउटपुट का मतलब है कि यहाँ पे हम दो इनपुट्स दे रहे हैं और एक आउटपुट ले रहे हैं. देन आफ्टर इज द लेवल शिफ्टिंग स्टेज, एक एमिटर फॉलोअर की तरह वर्क कर रही है. फिर आउटपुट स्टेज है जो कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर की तरह सिग्नल को एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रही है. अब जो ब्लॉक्स हैं उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट थिंग इज इनपुट स्टेज, जो कि सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज गेन प्रोवाइड करती है ओपैम्प का एंड डिसाइड्स द इनपुट रेजिस्टेंस. और इनपुट रेजिस्टेंस को डिसाइड करता है इनपुट स्टेज की यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी होगी. और जनरली जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसकी इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पीडेंस की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ वेरी हाई. जब हम इंटरमीडिएट स्टेज पे आते हैं तो इट इज़ अनदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर जिसको हम इनपुट स्टेज की आउटपुट से ड्राइव करते हैं. और डायरेक्ट कपलिंग होने की वजह से दो स्टेजेस में, क्योंकि डायरेक्ट कपलिंग है तो इस वजह से जो आपकी इनपुट है of level shifting, it is an amplified signal with some non-zero DC level. तो जो लेवल शिफ्टिंग स्टेज का जो इनपुट है वो एक एम्पलीफाइड सिग्नल होता है बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट और इनपुट स्टेज दोनों डायरेक्टली कपल्ड हैं, तो जिस वजह से उनमें एम्पलीफिकेशन काफ़ी हो जाती है. लेकिन अलॉन्ग विद दैट जो डीसी लेवल है आपके सिग्नल का वो वेरी कर जाता है, जो कि ज़ीरो पे होना चाहिए. इट वेरीज बिकॉज ऑफ द एम्पलीफिकेशन ऑन एंड द डायरेक्ट कपलिंग. राइट. तो इसलिए लेवल शिफ्टिंग स्टेज को लगाते हैं ताकि हम जो वो नॉन ज़ीरो डीसी लेवल है उसे वापस से आपके डीसी लेवल को ज़ीरो वोल्ट्स पे लेके आ जा सके विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अगर हम उसे जीरो लेवल पे लेके आ सकें. देन आउटपुट स्टेज की अगर हम बात करें तो इट इंक्रीजेज द करंट सप्लाइंग कैपेबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स लो आउटपुट रेजिस्टेंस. तो जो आउटपुट स्टेज है वहाँ पे क्या हो रहा है, करंट सप्लाइंग कैपेबिलिटी जो है ओपैम्प की उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको इंक्रीज किया जा रहा है एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स द लो आउटपुट रेजिस्टेंस. दैट मीन्स कि जो इनपुट इम्पिडेंस है वो हाई है और जो आउटपुट इम्पिडेंस है वो लो है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है एक सही कंपोनेंट की जिसे हम यूज़ करना चाहते हैं. अगर हम इनपुट मोड्स की बात करते हैं, ओपन इनपुट मोड्स, तो इसमें तीन तरह के मोड्स होते हैं. सबसे पहले है सिंगल एंडेड, देन इज डबल एंडेड एंड देन इज द कॉमन मोड. तो अगर हम सिंगल एंडेड की बात कर रहे हैं तो सिंगल एंडेड इफ द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू ओनली वन ऑफ द इनपुट्स. अगर हम जो इनपुट सिग्नल है उसे दोनों में से, दो इनपुट्स में से सिर्फ एक इनपुट पे प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरे टर्मिनल को डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के ऑपरेशन, इस तरह की एनवायरनमेंट में जब आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर वर्क करता है तो इसे हम बोलते हैं सिंगल एंडेड
mode. So it can be said to be in operating in the single ended mode. तो you can see here जो diagrams है उसमें आप लोग देख सकते हो बड़े ध्यान से कि एक बार इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दी है और उसकी आउटपुट जो है वो 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पे आ रही है, और दूसरी बार नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया और इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल को डायरेक्टली ग्राउंड किया है, तो आपकी जो आउटपुट है वो 0 डिग्री यानी कि 360 डिग्री के फेज डिफरेंस पे आ रही है, राइट. दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल एंडेड मोड. अगर हम डिफरेंशियल या डबल एंडेड मोड की बात करते हैं तो इसमें दो ऑपोजिट पोलैरिटी सिग्नल्स दे आर अप्लाइड टू द टू इनपुट्स. दोनों इनपुट्स को अपोजिट पोलैरिटी के सिग्नल्स अप्लाई किए जाते हैं, फिर उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आता है वो एम्पलीफाई होके आउटपुट के ऊपर अपीयर होता है. मतलब जो इनपुट है वो दोनों पॉइंट्स के ऊपर मिलेगी ही मिलेगी. इनपुट आपने दोनों इनपुट पे दोनों सिग्नल्स अप्लाई करने हैं और वो दोनों सिग्नल्स को आपस में आउट ऑफ फेस रख के अप्लाई करना है. तो इस तरह का जो मोड है, जब इस तरह के मोड में आपका ओपैम्प वर्क करता है तो उसे हम बोलते हैं डबल एंडेड मोड या डिफरेंशियल मोड. लास्ट वन इज द कॉमन मोड. अब कॉमन मोड क्या है? कॉमन मोड ऑफ ऑपरेशन में सेम इनपुट सिग्नल दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट करके सेम इनपुट सिग्नल जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है. और आइडियली अगर हम बात करें ऑपरेशन एम्पलीफायर की तो इस मोड के अंदर आइडियली इसकी आउटपुट जो है वो 0 वोल्ट्स होनी चाहिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर की. वाई? बिकॉज दोनों जब हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल्स के ऊपर सेम इनपुट जा रही है तो ऑब्वियसली इट विल बी कैंसल्ड आउट, और जब सारी की सारी इनपुट कैंसल आउट हो जाएगी तो आउटपुट पे वी विल गेट अ जीरो. इफ देयर विल बी +2 and -2, the output will be 0. If there will be +5 and -5, the output will be 0, right? Then next one is this. These were the modes of the operation amplifier कि वो किस किस मोड में ऑपरेट कर सकता है. Then if we will talk about the characteristics of the operation amplifier, तो उसका क्या मतलब है? Characteristics means जो parameters हैं that are important in practice because we can use them to compare the performance of various operational amplifier ICs and select the best suitable from them for the required application. तो जिस भी एप्लीकेशन में आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करना चाहते हो तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है. तो उसके लिए वी शुड नो सम कैरेक्टरिस्टिक्स, सम पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर कौन सी एप्लीकेशन के लिए परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट रहेगा. और इस तरह से अगर हम इसे कैटेगराइज करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, there are two types of categories: AC characteristics and DC characteristics, right? तो इसमें ओपन लूप वोल्टेज गेन. सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं. तो फर्स्ट वन इज द ओपन लूप वोल्टेज गेन. तो ओपन लूप वोल्टेज गेन का क्या मतलब है कि जब आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को क्लोज लूप में यानी कि फीडबैक लूप में कनेक्ट नहीं किया है बल्कि डायरेक्टली कनेक्ट किया है उसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल गेन ऑफ एन ओपैम्प इज द ओपन लूप मोड ऑफ ऑपरेशन. तो जब हम डिफरेंशियल गेन उसमें कैलकुलेट करते हैं, दोनों का डिफरेंस, दोनों इनपुट्स का डिफरेंस और उसका गेन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ओपन लूप मोड ऑफ ऑपरेशन या ओपन लूप वोल्टेज गेन बोलते हैं उसे. और ओपन लूप वोल्टेज गेन का मतलब है कि जब आपने कोई भी फीडबैक कनेक्ट नहीं की है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट से इनपुट की तरफ और डायरेक्टली इनपुट्स कनेक्टेड हैं और आउटपुट आप कलेक्ट कर रहे हो, तो उस तरह से जब आपका सर्किट जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब गेन प्रोवाइड करता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, तो उसे हम बोलते हैं ओपन लूप वोल्टेज गेन. So basically that is a differential gain. Then is the input resistance और input impedance, right? तो ये हम कब मेजर कर सकते हैं? एट आइदर इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल विद द अदर टर्मिनल कनेक्टेड टू ग्राउंड. तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जिसे हम चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किस टर्मिनल पे, चाहे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे चाहे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन से टर्मिनल पे इनपुट प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंग. तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है दैट इज कॉल्ड एज द इनपुट रेजिस्टेंस. एंड आउटपुट रेजिस्टेंस में अगर आप इनपुट को शॉर्ट सर्किट कर देते हो उस टाइम पे आउटपुट रेजिस्टेंस मेजर करते हो आउटपुट साइड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसे हम बोलते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस. नेक्स्ट वन इज द बैंडविड्थ. बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. वो सारी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिसके अंदर जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में आपका जो सिग्नल आप इनपुट पे प्रोवाइड कर रहे हो वो इक्वली
एम्पलीफाई हो रहा है। जिस जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से लेके जिस दूसरी फ्रीक्वेंसी तक, उस रेंज के अंदर जितने भी आप सिग्नल्स भेज रहे हो वो सारे इक्वली एम्पलीफाई हो रहे हैं, तो उस रेंज को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। कि उससे पहले या उसके बाद एम्पलीफिकेशन कम हो रही है लेकिन उसके बीच में स्टेबल रह रही है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द बैंडविड्थ, जिसमें आपका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है या जो भी आप कंपोनेंट डिवाइस लगा रहे हो वो बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द बैंडविड्थ रेंज। नेक्स्ट वन इज द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। It is defined as the ratio of the differential gain to the कॉमन मोड गेन। अब कॉमन मोड हमें पता है क्या होता है। कॉमन मोड मीन्स कि जब हम दोनों इनपुट्स पे सेम इनपुट लगाते हैं, दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे अगर हम सेम इनपुट कनेक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉमन मोड। और ये कॉमन मोड की वजह से आपकी आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाती है, राइट। तो इस चीज़ को रिजेक्ट करना, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, ये बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए ताकि कॉमन मोड जो है वो यहाँ पे ना आ पाए। कॉमन मोड अगर आएगा तो आपकी आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। एंड इट इज़ दैट इज़ वाई इट इज़ द रेशो ऑफ डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड गेन, कि आपका जो डिफरेंशियल गेन है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द कॉमन मोड। Right, the next one is the slew rate. Slew rate is defined as the maximum rate of change of output voltage per unit टाइम। कि मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम कितना चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, या एक सेकेंड में, या एक मिनट में, या 10 सेकेंड्स में कितनी आउटपुट वोल्टेज चेंज हो सकती है मैक्सिमम, that is basically called as the slew rate, right? Then is the power supply rejection ratio. अब power supply rejection ratio क्या है? The change in an op-amp's input offset voltage caused by the variation in the supply voltage. Supply voltage में अगर कोई changes आते हैं तो उस वजह से input offset voltage कितना change हो रही है, that is basically called as the power supply rejection ratio. It should be low. ओके, देन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है? ये जैसे हमने अभी बात की पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशो की, कि इनपुट सप्लाई में अगर चेंजेस आते हैं तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अगर चेंज होती है तो दैट रेशियो इज कॉल्ड एज द पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशो। तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है? इनपुट ऑफसेट वोल्टेज आइडियली फॉर अ जीरो इनपुट वोल्टेज द आउटपुट शुड बी जीरो, बट प्रैक्टिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ऐसा नहीं होता है बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल अनबैलेंसेस इनसाइड द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, राइट। तो दैट इज वो जो वोल्टेज थोड़ी सी अपीयर होती है इन स्पाइट ऑफ इनपुट जीरो देने के बावजूद आउटपुट पे थोड़ी बहुत वोल्टेज जो अपीयर हो रही है उसे हम बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, right? The next one is the input bias current. It is the average of the currents flowing into the two input terminals. जो दो इनपुट टर्मिनल्स हैं आपके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, उनमें जो एवरेज करंट फ्लो कर रहा है उसे बोलते हैं इनपुट bias current. Then is input offset current. It is the algebraic difference between the currents flowing into the inverting and the non-inverting terminal. कि जो currents फ्लो कर रहे हैं इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स में, उनके बीच में अल्जब्रिक डिफरेंस क्या है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द इनपुट ऑफसेट करंट। दीज वर द पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपका ओपन सही है या नहीं। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि उनकी कौन सी वैल्यू सही है और कौन सी वैल्यू नहीं? तो इससे हमें पता चलेगा जब हम देखेंगे कि हमारे आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर और प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर में फ़र्क क्या है। तो आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर का क्या मतलब है कि जिस तरह से आपके ऑपरेशन एम्पलीफायर को बिहेव करना चाहिए, और प्रैक्टिकल जैसे वो बिहेव करता है। तो अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जैसे कि वोल्टेज गेन, तो उसकी आइडियल वैल्यू है इन्फिनिटी, बट प्रैक्टिकली इन्फिनिटी इज नॉट पॉसिबल। सो दैट इज वाई वोल्टेज गेन प्रैक्टिकली ऑपरेशन एम्पलीफायर का अराउंड 2 lakhs होता है, 2 × 10⁵ अगर आप इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पिडेंस की बात करें, आइडियली इट शुड बी इन्फिनिटी, practically it is around 2 mega ohms. If we will talk about the output resistance, ideally it should be 0, but practically it is around 75 ohms. Bandwidth ideally infinity, practically around 1 megahertz. CMRR, common mode rejection ratio, it should be very high, around infinity. It should be infinity in case of ideal value, ideal operation amplifier, but practically it is still high, it is around 90 dBs.
If we'll talk about slew rate, then it is infinity for the ideal cases, and that means the voltage with respect to the time. And practically, if we'll talk about it, then it is around 0.5 volts per microseconds. और अगर हम बात करें पी एस आर आर की, तो जो आइडियल वैल्यू है पी एस आर आर की, दैट शुड बी ज़ीरो, ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल वैल्यू है इट इज़ अराउंड 150 माइक्रोवोल्ट्स पर वोल्ट। पी एस आर आर इज़ द पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशो। अगर हम बात करते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की, तो इसकी भी जो आइडियल वैल्यू है इट शुड बी 0 वोल्ट्स होनी चाहिए, जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है। कि अगर हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारी जो आउटपुट है वो ज़ीरो होनी चाहिए। बट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है वो यहाँ पे 2 मिली वोल्ट्स है, बहुत कम है लेकिन है, ज़ीरो नहीं है। इसी तरह से इनपुट बायस करंट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू भी आइडियली ज़ीरो होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली इट इज़ अराउंड 50 नैनो एम्पेयर्स। और अगर हम बात करते हैं इनपुट ऑफसेट करंट की, तो दैट इज द algebraic difference between the two terminal in currents, राइट। तो उसकी वैल्यू भी आइडियली जीरो होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली इट इज अराउंड 6 नैनो एम्पेयर्स। बहुत स्मॉल है लेकिन हैं। तो प्रैक्टिकली जो वैल्यूज हैं वो आइडियल से थोड़ा बहुत डिफरेंट होती हैं। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोगों ने बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं, राइट। तो अगर हम बात करें एसी एप्लीकेशंस और डीसी एप्लीकेशंस में, तो एसी एप्लीकेशंस में इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस कंसिडर होती है, डीसी में भी होती है। इनपुट जो एसी एप्लीकेशंस हैं उनमें आउटपुट वोल्टेज स्विंग कंसिडर होता है, डीसी में भी होता है। इसमें स्लीव रेट कंसिडर होता है, इसमें इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड करंट। और एसी एप्लीकेशंस में इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड करंट कंसिडर होता है, लेकिन डीसी एप्लीकेशंस में वोल्टेज गेन लार्ज सिग्नल कंसिडर होता है। और एसी एप्लीकेशंस में वी कंसिडर अबाउट द इक्विवेलेंट नॉइस वोल्टेज करंट गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें, ये सारे पैरामीटर्स एसी एप्लीकेशंस में कंसिडर किए जाते हैं, और डीसी में थोड़े बहुत डिफरेंस है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसका ब्लॉक डायग्राम और वो किस तरीके से वर्क करता है। एंड इफ आई विश इट इज ऑल क्लियर टू यू, इफ स्टिल देयर विल बी एनी डाउट्स आई विल बी टेकिंग देम इन द लाइव सेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।